के विषय की। जैसा हमने पहले बताया कि देश में जो आंतरिक चुनौतियां हैं या जो बाहरी भी चुनौतियां हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई, उनको लेकर आज चिंतन शिविर पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रखे, जिससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है देश की सुरक्षा चुनौतियां, नक्सलवाद और आतंकवाद। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट रिटायर्ड, जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन आप मिलिट्री ऑपरेशंस के भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जनरल साहब। और हमारे साथ जुड़े हैं आर.एस.एन. सिंह, जो रक्षा और कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। सिंह साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूं तो आज जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, सबसे बड़ा संदेश वो ये था कि अखिल भारतीय दृष्टिकोण लेकर हमें चलना चाहिए, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। ये जो एकजुटता का संदेश है, जो देश के सामने आंतरिक चुनौतियां हैं या बाहरी भी चुनौतियां हैं, आतंकवाद जैसे मसले हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में ये संदेश आत्मसात करना कितना जरूरी है? निश्चय ही जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही है। देश की इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो सबसे जरूरी है, और जो भी एलिमेंट्स देश की इंटरनल स्ट्रेंथ को वीकन करें, कमजोर करें, वो हमारे लिए खतरा है। और उनके साथ हमें जूझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसी में किसी भी प्रदेशों में जहां नक्सलवाद है, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट तो जरूर है ही। और साथ ही आतंकवाद, जो कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के समय बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हुआ है, और जो कि पेरिफेरीज से मेनलैंड की तरफ को आ रहा था, उसको मेनलैंड में तो क्या पेरिफेरीज से भी दूर हटा दिया गया है। ये एक फर्म गवर्नमेंट के डिसीजंस का नतीजा है। जी, जाहिर है कि सरकार हर स्तर पर ठोस निर्णय ले रही है, जिसके कारण अब उसके परिणाम भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में राज्यों और केंद्र के बीच में सामंजस्य, संस्थाओं के बीच में आपसी सामंजस्य जरूरी है, ताकि हम कानून व्यवस्था को हर स्तर पर बनाए रख सके। लेकिन यहीं पे आर.एस.एन. सिंह जी, एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने की, जिससे हमने विशेष में भी उठाया है, कि जो सुरक्षा चुनौतियां हैं भारत की, उसमें आंतरिक चुनौतियां भी है, आतंकवाद जैसी बाहरी चुनौती भी है, और आतंकवाद भी हमारे देश की अंदरूनी समस्या भी बन रहा है। नक्सलवाद, चाहे बंदूक वाला हो या कलम वाला, इसे उखाड़ फेंकना है। इसको कैसे समझाएंगे आप? नहीं, देखिए, जो नक्सलवाद हो, जिहाद हो, या जिहाद से जुड़ा हुआ भी पीएफआई का थ्रेट हो, ये जितनी ये इज़म्स है, यानी कि जो ये चुनौतियां हैं या खतरा है, ये पैन इंडिया बेसिस पर है, ये देश व्यापक है। ठीक है, आपने माओवादियों के बारे में तो आप जानते हैं, तिरुपति टू पशुपति, है ना, कॉरिडोर, वो ये है। आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का देखा कि किस तरह से ये भारत के दक्षिण से शुरू हुआ और किस तरीके से वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, राजस्थान, फिर आपको यहां दिल्ली में राइट्स हो गए। तो उनका कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो हमारे यहाँ ये जो खतरे हैं, आंतरिक खतरे, वो पैन इंडिया बेसिस पे है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे यहाँ जो राज्य, जो स्टेट्स हैं, उसको ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के रूप में, कानून और व्यवस्था की नजरिए से देखते हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे हैं वो व्यापक रूप से देखते हैं। ये जो दरारें जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर के बीच में और जो इंटरनल सिक्योरिटी के परसेप्शन में सेंटर और स्टेट्स में, इन दरारों को जिहादी और माओवादी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, और यही हो रहा। और अगर आप देखें, अभी जैसे कोयम्बटूर में आपने देखा, एक वहां पर अभी एक हमले की तैयारी चल रही थी, एक टेरर प्लान वहां पर कार्यान्वित किया जा रहा था, किसी और हमारी मुस्तैदी के कारण नहीं हुआ। तो अगर आप 98 में भी यही हुआ था कोयम्बटूर,
और अभी भी वैसे ही तैयारी थी। उसमें भी जो राजनीतिक जो कैरेक्टर्स थे वही थे, पॉलिटिकल रिस्पांस वही था, स्टेट का रिस्पांस वही था। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम की के तौर पे एक हमारे एक संगठन खड़ी की गई। और मैं आपके चैनल पर ये बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अगर एनआईए नहीं होता तो ये पूरा जो देश है वो जिहादिज्म और माओइज्म से कंज्यूम हो गया होता। और याद रहे, ये जो हम 2.5 फ्रंट 3 फ्रंट की बात करते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फ्रंट है तो वो इंटरनल फ्रंट है, क्योंकि ये इंटरनल फ्रंट ही ये फीड करता है एक्सटर्नल फ्रंट्स को जी। नहीं तो आप सोवियत यूनियन की तरह आपके पास टैंक होंगे, जहाज होगा, स्पेस पावर होंगे, इत्यादि इत्यादि, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक वेपन्स होंगे और आप कोलैप्स कर जाइए। बिल्कुल। तो इसलिए जो बात कही प्रधानमंत्री ने वो बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सटीक कही। हमको भारत के संदर्भ में देखना है। और मैं लोगों से यही हमेशा गुजारिश करती हूं कि जब भी कोई समस्या आप के बारे में सोचते हैं, कृपया नक्शा अपने सामने रखें। जी बिल्कुल ठीक बात। और ऐसे में जनरल साहब, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि वक्त के साथ अपराध अपना स्वरूप बदल रहा है, अपराध अब स्थानीय नहीं हो गया है, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय समूह देश के अंदर वैमनस्य फैलाने के लिए तमाम तरीकों का उपयोग करते हैं। ऐसे में जो ये बात कही जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुंबई के अंदर भी आतंकरोधी समिति की बैठक हो रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में बदलते वक्त के साथ भारत कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है या सही रणनीतिक सोच लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नीति में परिवर्तन तो जरूरी है ही, लेकिन सबकी सोच भी जरूरी है। इस समय जनरल साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आसिम साहब आपसे ही बात समझना चाहेंगे कि ये जो स्वरूप बदल रहा है इस वक्त आतंकवाद का, अपराध का, इसको देखते हुए एकजुटता के वक्त की मांग मानी जा सकती है, जिसको अब सही तरीके से समझना भी जरूरी है। मेरी समझ ये है कि 26 से 11 के हमले से अगर हमें कोई सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उसके कुछ मतलब उसके जब आत्म मंथन का से जो फायदा हुआ उसके बाद से, वो ये है कि एक देश व्यापक सोच एक उत्पन्न हुई। और वो लगातार वो सोच जिसकी वो उसके बारे में संजीदगी, जो ऑल इंडिया, जो पैन इंडिया के तर्ज पे वो सोच बदल रही है। और तभी लोग ये आप देखें, उसी के बाद से 2.5 फ्रंट या 3 फ्रंट की बात, इंटरनल फ्रंट की बात शुरू हुई है। और वरना तो इसके बारे में चर्चा भी नहीं होती जी। और जो इंटरनल फ्रंट है, एक्सटर्नल फ्रंट है, उसका आप ये जो 26/11 हुआ था वो क्या था? जिहाद चल रहा था भारत के खिलाफ, कश्मीर पर वो फोकस था। कश्मीर का जो रिवर्बरेशन था, उसकी गूंज थी, आपको मुंबई में दिखाई। इससे बड़ी सीख आपको क्या हो सकती है? तो ऐसे में जब हमारे विदेश मंत्री इस समिति के मंच पर, संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर 5 बिंदु रखते हैं जिनके माध्यम से आतंकवाद पर नकेल कसी जा सकती है, आपको लगता है कि इस पर एकजुटता, इस पर सहमति बनाने पर काम करना भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं है? क्योंकि हम FATF की बात करें या फिर हम अलग संस्थाओं में सुधार की बात करें, ये मुद्दे तो उठते हैं, लेकिन आतंकवाद पर परिभाषा तक आज तक नहीं हो पाई है, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरा अपना यह मानना है कि हम जब दहशतगर्दी की बात करते हैं और आप सोचते हैं कि आप दुनिया के देशों को, खास करके विकसित देश जिसको बोलते हैं, आप एकजुट कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम पाकिस्तान की जमहूरियत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान की फौज का वहां पर शासन है। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं और हम भी ऐसी बातें करके हम अपना वक्त जाया ना करें, क्योंकि जो आपके खतरे हैं, जो आपका जियोपॉलिटिकल सेटिंग है,
वो अमेरिका का सेटिंग नहीं है जी। उन्होंने तो बाजवा साहब को अभी चीफ गेस्ट बुला लिया था वो रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में, ठीक है ना। अमेरिका ने अभी बाजवा साहब अमेरिका गए थे, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट विजिट किया, तब तमाम जगह उन्होंने विजिट किया, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं अभी एफएटीएफ हटाया, अब जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये सारी आपको आप देखोगे नए नए देश में, अलग अलग देशों में अलग प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं पे इटली में राइट विंग बनेगा, ब्रिटेन में किसी और को बनाया जाएगा, ये सारा ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, क्योंकि इसका जो भी परिणाम हो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, दुनिया वो बिल्कुल बदली हुई दुनिया होगी। मैं स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल टर्म्स में बात कर रहा हूं जी। इस वक्त कूटनीति हावी हो रही है तमाम अन्य पहलुओं तो पर। ये ठीक है। अगर आप मैं तो नहीं देखता हूं कि अभी क्या वजह है कि उन पर से एफएटीएफ हटा दिया गया, क्या वजह है कि उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया। वो तो जो बाजवा है उसको तो मैं जिहादी इन चीफ बोलता हूं। तमाम सवाल है आरएसएन सिंह साहब, इसी वजह से जो मंशा है देशों की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म फिर से पिक्चर में आता नजर आता है। लेकिन यहां पर अगर मैं देश की सुरक्षा की बात करूं, आज प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जो तकनीक है वो लगातार बदल रही है, हमें भी निरंतर अपने आप को बदलते रहना होगा, सुधार करना होगा। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जिससे मेरा सवाल शुरू होता है, नीति और नई तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ना। तटीय क्षेत्रों और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन, इस सोच को जिसको क्रियान्वित करने का प्रयास हो रहा है, इस तरह की नई सोच किन मायनों में बदलती चुनौतियों के अनुरूप नजर आती है आपको? देखिए, कुछ युद्ध के तरीकों में कुछ बदलाव आ रहा है और सबसे बड़ा बदलाव या चुनौती अभी मैं जो देख रहा हूं वो ये ड्रोन्स की समस्या है। इसीलिए प्रधानमंत्री भी ड्रोन्स को लेके बहुत मैं क्या कहूं सीरियस है, उस पर बहुत फोकस भी किया जा रहा है, बहुत ध्यान दे रहे हैं उस पर, क्योंकि ये एक नई प्रकार की चुनौती है और हमने देखा है कि ये समय बीतते समय के साथ ये जो ड्रोन की जो का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, ड्रोन्स की क्षमता बढ़ती जा रही है जी। और हमने अभी आपको अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमने भी ड्रोन्स अच्छी मात्रा में हमने अपने लद्दाख बॉर्डर पे लगाए हैं जी। स्वार्म ड्रोन्स की बात चल रही है और भी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म यानी मानव रहित जो हथियार जो है उस पर उसकी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस बात में काफी सूझबूझ दिखाई कि अगर तकनीक बदल रही है तो आप फिर बाहरी देशों पे आप निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वो पहले तकनीक को मास्टर करेंगे, तब तक आप इंतजार करते रहेंगे। आपके दुश्मन के पास, खास करके चीन के पास वो तो यानी वक्त के साथ साथ हमें अपने सुधारों को रफ्तार देनी बहुत जरूरी है और इसी बदलाव को लेकर प्रयास यही है भारत के कि इसी बदलाव के साथ कदम बढ़ाए जाएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आरएसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, देश से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, लेकिन मात्र सुरक्षा बलों और अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं जरूरी है। इसमें बहुत जरूरी है कि हम भी आपस में, आम जनता भी सतर्क हो जाए। चलते चलते अंत में, क्योंकि हमारे साथ जनरल साहब जुड़ गए हैं, जनरल साहब अंत में बहुत संक्षेप में, वक्त थोड़ा कम है, ये जो एक राष्ट्र एक वर्दी की सोच आज प्रधानमंत्री ने रखी है, ये किन मायनों में देश को एकजुट कर पाएगी? हमेशा से एक हमारी भारतीय सेना का जो हमेशा नियम रहा है कि जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम एक भारत, पूर्ण भारत के हिस्सा हो जाते हैं। हमारा अपना धर्म, अपनी किस प्रांत को हम बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा सब कुछ अपने देश, अपना राष्ट्र हो जाता है। और इसी चीज को एक बार दोबारा हमारे प्रधानमंत्री ने बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब और आरएसएन साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त बस इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहें न्यूज़ नाइट।
पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर।